एक छोटा सा कीड़ा जिसने पूरी दुनिया की सबसे महंगी और रॉयल फैब्रिक को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसकी कहानी आज से लगभग 4000 साल पुरानी है। दोस्तों, सिल्क, जिसे हम रेशम भी कहते हैं, इसकी खोज ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। क्या है सिल्क का मेकिंग प्रोसेस? ये देखने और पहनने में जितना ज़्यादा लग्जरी होता है, इसका मेकिंग प्रोसेस उतना ही कॉम्प्लेक्स। क्या है रेशम के बनने के पीछे की कहानी? पूरी दुनिया में छा जाने वाले कपड़े के बनने की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? यकीन मानिए, आज मैं आपको सिल्क के मेकिंग प्रोसेस और इसके इतिहास के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिल्क बनाने की शुरुआत 2700 बीसीई को चाइना में मानी जाती है। कहा जाता है कि महारानी लीजू, जिन्हें जी लिंगशी के नाम से भी जाना जाता है, वो एक बार अपने सहेलियों के साथ बातें करते हुए शहतूत के पेड़ के नीचे चाय पी रही थी। तभी उनके चाय के कप में एक कोकून आकर गिर जाता है। कोकून को गिरते हुए महारानी लीजू देख लेती हैं। जब चाय के कप से महारानी लीजू कोकून को निकालती हैं तो उससे एक लंबा और मजबूत धागा निकलने लगता है, और यही वो वक्त था जब से रेशम की खोज मानी जाती है। महारानी लीजू हुआंगड़ी की पत्नी थी, जो कि चाइना के एक बड़े साम्राज्य येलो एम्पायर के शासक थे। महारानी लीजू के सम्मान में उन्हें क्वीन ऑफ द सिल्क भी कहा जाने लगा, और इनके सम्मान के लिए सिल्क प्रोडक्शन एरिया और मंदिरों में भी इनकी मूर्तियां बनाई गईं, जो इनके कल्चरल और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को दर्शाती हैं। और लगभग 2000 साल तक सिल्क बनाने की कला चाइना में ही सीक्रेट रखी गई, और बाद में ये भारत, कोरिया, जापान और यूरोप तक पहुंची। शुरुआती समय से ही चाइना का रेशम पूरी दुनिया में बहुत मशहूर था। यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य के लोगों को भी चाइना का रेशम बहुत पसंद था। पूरी दुनिया में चाइना के रेशम की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए रेशम को एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों पर निर्यात करने के लिए 130 बीसीई को एक बड़ा रास्ता बनाया गया, जिसे सिल्क रोड कहा जाता है। सिल्क रोड कोई एक सड़क नहीं, बल्कि ये लगभग 6400 से 9000 किलोमीटर तक फैला समुद्र और जमीनों का एक ऐसा जाल था जिससे सिल्क एक्सपोर्ट होता था। इस सिल्क रोड को बनाने वाले भी चाइना के ही ज़ांग थे। ज़ांग प्राचीन चाइना के हान राजवंश के एक महान शासक और खोजकर्ता थे। इन्हें ही द फाउंडर ऑफ द सिल्क रोड कहा जाता है। चाइना का सिल्क दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के बदले चाइना को बदले में सोना, चांदी और घोड़े दिए जाते थे। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क निर्यात करने वाला देश चाइना ही है। चाइना के सबसे ज़्यादा रेशम बनाने वाले 2 शहर हैं, झेजियांग और जियांगसू। ये 2 शहर हर साल सबसे ज़्यादा रेशम प्रोड्यूस करते हैं। पूरी दुनिया का लगभग 70 से 80% रेशम चाइना में ही बनाया जाता है। हर साल लगभग 15 लाख से 2,20,000 मैट्रिक टन तक या उससे भी ज़्यादा रेशम निर्माण चाइना में ही होता है। हर साल इतनी ज़्यादा मात्रा में रेशम बनाना सच में एक हैरान कर देने वाली बात है। ऐसा सिर्फ चाइना के आइडियल क्लाइमेट की वजह से ही मुमकिन हो पाता है, क्योंकि यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ह्यूमिडिटी की मात्रा भी 80% से 85% तक होती है, जो कि सिल्क बनाने के लिए सबसे उचित मानी जाती है। और साथ ही ये सिल्क बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। सिल्क बनाने में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर भारत का ही नाम आता है। पूरे एशिया महाद्वीप पर ही दुनिया का लगभग 90% से भी ज़्यादा रेशम हर साल बनाया जाता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा रेशम बनाने वाले देश चाइना, इंडिया और इटली हैं। दोस्तों, सिल्क मेकिंग के इस पूरे प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत मादा सिल्कवॉर्म के 300 से 500 अंडे देने से होती है। मादा सिल्कवॉर्म के अंडे देने के बाद इन अंडों को एक चैम्बर में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है,
और ह्यूमिडिटी को भी 75% से 80% पर मेंटेन करके रखा जाता है। ऐसा करने से 8 से 10 दिनों के बाद इन अंडों से छोटे छोटे लार्वा बाहर आते हैं, जिसे हम में से ज़्यादातर लोग कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। इस लार्वा को साइंटिफिक नाम से बॉम्बिक्स मोरी कहते हैं। अंडे से निकलते ही ये बॉम्बिक्स मोरी बहुत ही ज़्यादा भूखे होते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत मलबेरी के पत्ते खाने को दे दिए जाते हैं। लगातार दिन रात लगभग 25 से 30 दिनों तक सिर्फ शहतूत के पत्ते खाने वाले ये लार्वा मैच्योर हो जाते हैं और अचानक से ये दिन रात खाने वाले लार्वा बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं। और इन दिनों के बीच ये लगभग 4 से 5 बार अपनी स्किन बदलते हैं और हर बार जब ये अपनी स्किन बदलते हैं तो ये अपने आकार में थोड़े बड़े हो जाते हैं और साथ ही इन दिनों इनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अंडे से निकला हुआ 2 से 3 मिलीमीटर का ये बॉम्बिक्स मोरी अंत में 7 से 8 सेंटीमीटर तक लंबा और 3 से 5 ग्राम वजनी हो जाता है जब लार्वा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और ये दिन रात खाने वाला लार्वा बिल्कुल ही खाना बंद कर देता है और अब सिल्कवॉर्म कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। कोकून बनाने के लिए ये सिल्कवॉर्म्स अपने मुंह के अंदर मौजूद सिल्क ग्लैंड से एक लिक्विड निकालते हैं जिसे सिल्क प्रोटीन कहते हैं, जिसमें फाइब्रोइन सिल्क का मेन प्रोटीन होता है। इसे सेरिसिन नाम का चिपचिपा गोंद जैसा प्रोटीन फाइब्रोइन को अपने अंदर लपेटे हुए होता है, जिससे कि ये एक धागे के रूप में बाहर आते हैं और ये चक्र लगातार 2 से 3 दिनों तक चलता रहता है। इस प्रोसेस में वर्म लगातार घूमता रहता है, जिससे वर्म के चारों ओर कोकून की कवरिंग हो जाती है और इतने दिनों के बाद जाकर अभी सिर्फ कोकून बनता है। हर एक कोकून में लगभग 600 से 900 मीटर तक लंबा धागा हो सकता है और अगर गलती से भी ये इस कोकून को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो 10 से 12 दिनों के बाद इस कोकून के अंदर से वर्म बड़ा होकर पतंगे में बदल जाएगा। इसके बाद कोकून को गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे कि कोकून पर लगी नेचुरल गोंद थोड़ी ढीली हो जाती है और धागा निकालना आसान हो जाता है और अब कोकून से धागे का सिरा खोजा जाता है और कई कोकून के धागे को एक साथ मिलाकर मशीन और हाथों की सहायता से एक रील पर लपेट लिया जाता है और फिर इतने दिनों की मेहनत के बाद एक रेशम का धागा बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप उन लोगों की भीड़ से हटकर जो माइंडलेसली सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं कुछ बेहतर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो और ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।